नमस्कार स्टूडेंट्स, आपने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है या करने वाले हो और एनालिसिस कर रहे हो कि एज अ बिगिनर किन बुक से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया जाए। तो इसी सीरीज में पार्ट 1 में हमने बात की थी हिस्ट्री बुक्स की और पार्ट 2 में बात करेंगे ज्योग्राफी बुक्स। ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट सिविल सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्वेश्चंस की एनालिसिस करते हैं कि पिछले 10 साल में ऑन एवरेज प्रीलिम्स में 10 से 15 सवाल पूछे गए, वहीं मेंस में 3 से 5 सवाल ज्योग्राफी से पूछे गए। ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 1 में और कोरिलेट करता है खुद को जीएस पेपर 3 से भी। डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, साथ में करंट अफेयर से भी रिलेट करता है, इंटरव्यू में भी काम आता है और ऐसे में भी कभी कभी टॉपिक्स आते हैं जो ज्योग्राफी से रिलेटेड होते हैं। अब चलिए ज्योग्राफी को एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने नेपोलियन हिटलर को जाना है। नेपोलियन और हिटलर अपने कंट्री के पावरफुल लीडर्स थे। इनमें एक बात कॉमन थी, इन दोनों लोगों ने रशिया पे इन्वेजन किया, अटैक किया। रशिया ज्योग्राफिकली एक बहुत बड़ी कंट्री है। नेपोलियन और हिटलर, इन दोनों की आर्मी को रशिया की क्लाइमेटिक कंडीशन को फेस करना पड़ा, दैट इज विंटर, और दोनों को ही बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हुई। इसीलिए कहा जाता है कि नेपोलियन और हिटलर ने जो रशिया पे इन्वेजन किया, उस दिन इन दोनों ने इतिहास नहीं लिखा, इतिहास लिखा ज्योग्राफी ने। चलिए अब वॉइस ओवर के माध्यम से मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। एक बार एक किसान आपके पास आता है और वो कहता है कि मेरे गांव में 150 सेंटीमीटर से लेकर 250 सेंटीमीटर की बारिश होती है। वहीं दूसरा किसान आकर कहता है कि मेरे गांव में लैटराइट सॉइल पाया जाता है। और तीसरा किसान आता है और वो कहता है कि मेरे गांव में कॉफी प्लांटेशन होती है। अब सवाल वो तीनों आपसे ये करते हैं कि क्या हम लोग तीनों किसान एक ही गांव से हैं? अब इसी सवाल का जवाब हम ज्योग्राफी से देते हैं। तो ये सवाल हमारे पास आया कि क्या ये तीनों किसान एक ही गांव से हैं? तो सबसे पहले एक चीज समझते हैं कि जहां पर आप ये देखते हो कि बारिश 150 सेंटीमीटर से लेकर 250 सेंटीमीटर तक है, यानी यहां पर गर्मी पर्याप्त पड़ती होगी। गर्मी के ही कारण एवापोरेशन होता है, देन कंडेंसेशन और फिर बारिश। इसका मतलब 150 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर बारिश करने के लिए एप्ट अमाउंट ऑफ सनलाइट, या हम कह सकते हैं देयर हैज टू बी अ गुड समर सीजन। लैटराइट सॉइल का मतलब ही होता है कि ये सॉइल वहीं पाई जाएगी जहां बारिश कम से कम 150 सेंटीमीटर से ज्यादा हो। यानी जहां पर 150 सेंटीमीटर की बारिश होगी वहां लीचिंग हो जाएगी, यानी कि केमिकल वेदरिंग, यानी कि जो मिनरल्स है उसे बारिश का पानी बहाकर लेकर चला जाएगा। इसीलिए लैटराइट सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर की डिफिशियंसी होती है, मिनरल्स की डिफिशियंसी होती है, और रिच इन आयरन ऑक्साइड। तो आयरन में रिच होगा तो इसका कलर होगा रेड। और ये सारा फिनोमिनन जो हो रहा है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ 150 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल लैटराइट सॉइल के ऊपर होती है, राइट। अगर वहीं कॉफी प्लांटेशन की बात की जाए तो कॉफी प्लांटेशन के लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए दैट इज हॉट एंड ह्यूमिड, और रेनफॉल की अगर बात करूं तो इसे भी रेनफॉल चाहिए 150 टू 250 सेंटीमीटर। यानी ये तीनों ही चीज आपस में को रिलेटेड है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि मेरे गांव में लैटराइट सॉइल है, तो लैटराइट सॉइल तभी पॉसिबल है जब आपके गांव में 150 सेंटीमीटर से ज्यादा की बारिश होती है और गर्मी भी पर्याप्त पड़ती है। अगर वहीं मैं कह दूं कि मेरे यहां कॉफी होती है, तो यह भी तय रहा कि बारिश बहुत ज्यादा होगी और गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ती होगी। और जैसे ही 150 सेंटीमीटर के ऊपर की बारिश होगी तो लैटराइट सॉइल तो हो ही जाएगा। तो लैटराइट सॉइल में अगर हम ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि हम अगर मैन्यूअर खाद ऐड कर दें, इसमें हम सॉइल के सप्लीमेंट्स ऐड कर दें, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कॉफ़ी, रबर, टी, इन सब सॉइल में, लैटराइट सॉइल में उगाए जा सकते हैं। इसका मतलब ये तीनों डिटर्मिनेंट्स में से अगर मैं एक का भी नाम लूं तो आप बाकी मुझे बता दोगे कि वहां क्या है। अगर मैं कहूं कि मेरे गांव में इतनी बारिश होती है 150 सेंटीमीटर, तो आप बता दोगे कि सॉइल कौन सा है, क्रॉप्स कौन सा है। और इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि हां, ये तीनों किसान एक ही गांव से हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि बुक्स चॉइस करने से पहले हम यूपीएससी के सिलेबस को देखें।
मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि सिलेबस सबसे पहले पढ़नी है, उसके बाद उस सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और फिर जाके आप अपने नोट्स या टेक्स्ट बुक को पढ़ना शुरू करोगे, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि हमारी पेरिफेरी क्या है और क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, थीम क्या है और इंपॉर्टेंट एरियाज क्या है। तो ये है ज्योग्राफी यूपीएससी का सिलेबस, जिसमें salient features of world physical geography, फिर distribution of key natural resources across the world including South Asia and the Indian subcontinent, के साथ ही factor responsible for location of what primary, secondary and tertiary sector industries in various parts of the world including India, उसके साथ ही important geophysical phenomena such as earthquakes, tsunami, volcanic activities, cyclone, geographical features and their location, changes in critical geographical features including water bodies, ice caps and in flora and fauna and the effects of such change। तो ये हमारा यूपीएससी का सिलेबस है। अगर मैं अपने यूपीएससी के सिलेबस को फॉर अ बिगनर अगर इसको सेग्रीगेट करने की कोशिश करूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि हमें एज अ बिगिनर ज्योग्राफी को पढ़नी पड़ेगी, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इस डिस्कशन को आगे और इंसाइटफुल बनाते हैं। सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब सिंपल है, जो आप अपने आई से नेचर में देखते हैं, विच यू कैन फील एंड टच, जैसे कि माउंटेन्स, रिवर्स। फिजिकल ज्योग्राफी मतलब जियोमॉर्फोलॉजी, लैंड फॉर्म्स। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि डेजर्ट कैसे बना, फॉरेस्ट कैसे बना, यहाँ हिल्स क्यों है, यहाँ रिवर्स क्यों है। तो ऑल दैट फिनोमिनन, ऑल दैट मेथोडोलॉजी, प्रोसेस, ये सब हम फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। फिर आता है ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन और नेचर के बीच का रिलेशनशिप, ह्यूमन ने किस तरीके से नेचर पे इंपैक्ट किया है, वहीं नेचर ने ह्यूमंस के ऊपर कैसे इंपैक्ट किया। तो जो रिलेशनशिप है उनके बीच, वो हम ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। लाइक अर्बन सेटलमेंट, माइग्रेशन, कैसे लाइफ जी रहा है ह्यूमंस ऑन अर्थ, ये सारी चीजें हम ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी का ही एक्सटेंशन है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जिसमें हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से रिसोर्सेस अक्रॉस वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और ह्यूमंस कैसे उसको एक्सप्लॉइट करते हैं फॉर देयर इकोनॉमिकल बेनिफिट। तो इसमें हम बात कर सकते हैं एग्रीकल्चर की, इंडस्ट्रीज की, फार्मिंग की, और किस तरीके से हम रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करते हैं, ट्रेड कैसे होता है। तो जो इकोनॉमिक साइड है ज्योग्राफी का, वो हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। अब समझते हैं कि हमें कौन सी बुक से अपनी ज्योग्राफी की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। तो उसका जवाब है एनसीईआरटीज। यहाँ पर हमने आपके लिए 9 एनसीईआरटी शॉर्टलिस्ट किए हैं, जिनको हम फर्दर सेग्रीगेट करेंगे। एनसीईआरटीज क्यों? फर्स्ट रीजन है कि उसकी लैंग्वेज इजी एंड लूसिड है, आप आराम से समझ सकते हैं। सेकेंड, वो एक्सपर्ट्स द्वारा लिखी गई है, तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी। थर्ड, गवर्नमेंट की पब्लिकेशन है, तो इंफॉर्मेशन सारे ऑथेंटिक है। और फोर्थ, यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसकी बेनिफिट आपके लिए बहुत ज़्यादा है। इसीलिए प्रिपरेशन हमेशा जब स्टार्ट कीजिए तो बेस्ड ऑन एनसीईआरटीज। आप बहुत सालों से अगर ज्योग्राफी के टच में नहीं हो और राइट फ्रॉम स्क्रैच यानी जीरो लेवल से आप ज्योग्राफी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो यू शुड स्टार्ट विद क्लास 6 एनसीईआरटीज। क्यों? वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे जार्गन्स या टर्मिनोलॉजीज हैं जिन्हें आपको समझना पड़ेगा टू गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योग्राफी। एनसीईआरटी बुक्स जो कि आपको 11th और 12th की पढ़नी पड़ेगी। इसीलिए बेसिक यही कहता है कि सबसे पहले कोर कॉन्सेप्ट्स, जार्गन्स, टर्मिनोलॉजीज और डेफिनेशन को आप समझ लें। इसे हम बेहतर तरीके से और डिफाइन करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। जैसे कि हमने ये 6 क्लास की एनसीईआरटी ली है, अब इसमें आपको मिल जाएगा व्हाट इज लैटिट्यूड, व्हाट इज लॉन्गिट्यूड, मेजर लैंड फॉर्म्स। उसी तरीके से तो 7 क्लास के एनसीईआरटीज में हमें मिलेगा एनवायरमेंट, इनसाइड अवर अर्थ, अवर चेंजिंग अर्थ, एयर, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन। ये बेसिक टॉपिक जो है, जो आपकी बेसिक को मजबूत करेगा, आपके फाउंडेशन और फंडामेंटल्स को मजबूत करेगा, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर उसी तरीके से क्लास 8 स्टैंडर्ड की, जिसमें आपको
रिसोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन, लैंड, सॉइल, वाटर, मिनरल्स, पावर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ह्यूमन रिसोर्सेज, इन पे पूरे आपको क्लैरिटी मिलेगा और इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा भी जाता है। उसी तरीके से 9 क्लास की एनसीईआरटीज और ये 10 क्लास की एनसीईआरटीज है, और ये एनसीईआरटीज में ऑन एवरेज 6 to 10 ही चैप्टर्स होते हैं, तो आप बहुत आसानी से इन्हें पढ़ लोगे, इनको रिवाइज भी कर लोगे और इनसे आप अपनी सिनॉप्टिकल नोट्स भी बना सकते हो। तो अपनी सिनॉप्टिकल नोट्स कैसे बनानी है उसके लिए मैंने एक्सक्लूसिव एक वीडियो भी बनाया है, आप यहाँ जाकर देख सकते हो। लेकिन से फॉर एग्जाम्पल आपको ज्योग्राफी की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, आपको नॉलेज है टर्म्स की, जार्गन्स की, अगर आपको ये आइडिया है तो आप चाहो तो इन 4 एनसीईआरटी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, बट दीज 4 एनसीईआरटीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ज्योग्राफी। आप इसके सिवा या इनके बिना ज्योग्राफी की प्रिपरेशन को कंप्लीट नहीं मान सकते। यू हैव टू स्टडी दी एनसीईआरटीज। आप जितने भी टॉपर्स या रैंकर्स को सुनोगे, दे विल मेंशन दैट एनसीईआरटीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो दीज 4 एनसीईआरटीज यू हैव टू गो थ्रू पेज बाय पेज, वर्ड टू वर्ड आप पूरा पढ़ोगे। बट जैसे मैंने आपसे कहा, पहले सिलेबस पढ़ेंगे, पीवाईक्यूज को पढ़ेंगे, फिर कोई टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटीज या अपने नोट्स को बनाएंगे, राइट। तो दीज 4 एनसीईआरटीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ज्योग्राफी की प्रिपरेशन की स्टार्ट से ही करनी है एज अ हैबिट, कि आपको एटलीस्ट गो थ्रू करना है। जब भी आप एनसीईआरटी बुक में कोई लोकेशन पढ़ते हो, कोई मिनरल्स पढ़ते हो, कोई रिसोर्सेज पढ़ते हो, तो आप एटलीस्ट में आके चेक करो कि वो लोकेशन कहाँ है, उसको मैप में प्रैक्टिस करो, लोकेट करो, मैपिंग करो, और उसमें देखो कि आप ठीक से रिकग्नाइज कर पा रहे हो कि नहीं। उसके आसपास कोई रिवर है क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, कोई इंपॉर्टेंट समिट हो रही है, अगर मान के चले कोई क्लाइमेट समिट हो रही है तो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे हो रही है, वहां क्यों हो रही है, मैप में जाके चेक करेंगे। तो डे 1 से आपको मैपिंग अपने साथ रखनी है, क्योंकि इससे भी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। सेकंड, ज्योग्राफी इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग होता है अगर वो आप उसको मैप के साथ कोरिलेट करोगे। तो थ्रू आउट द प्रिपरेशन प्लीज मेक अ हैबिट, एटलस में लोकेशन चेक करना है और वहीं फिर मैप में, वर्ल्ड मैप या इंडियन मैप में जाकर उसको मैपिंग करनी है। अब हम कुछ रियल टाइम एग्जाम्पल लेते हैं जो एनसीईआरटीज बेस्ड क्वेश्चन प्रीलिम्स या मेंस में पूछे गए। तो यहां पर लिखा है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। इसमें आपको बताना है विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबव इज आर करेक्टली मैच्ड, राइट। तो स्टूडेंट, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा तो आपको ये आइडिया होगा कि ये जो गढ़वाल हिमालयाज, ये जो कुमाऊं हिमालयाज हैं, दे आर ऑन दी उत्तराखंड एरिया। जो उत्तराखंड स्टेट है उस एरिया में गढ़वाल और कुमाऊं हिमालयाज आते हैं, आपको ये चीज पता है, राइट। और उस बेसिस पे आपने शॉर्टलिस्ट किया। अब हम ये देखते हैं कि एनसीईआरटी हमें कैसे हेल्प करेगा। तो अगर मैं एनसीईआरटी में देखूं, तो अगर आप ये देखोगे, जो ये पहला है नामचा बरवा, ये हमें कहां दिखाया हुआ है, यहां तिब्बत के पास नामचा बरवा, और यहां पर ये मैच किससे किया गया है, गढ़वाल हिमालयाज। और अभी हमने देखा कि गढ़वाल हिमालयाज ये इस तरफ उत्तराखंड के पार्ट में यहां पर आता है। तो नामचा बरवा यहां तिब्बत का पार्ट है, तो यहां पर मेंशन करना इन द एरिया ऑफ उत्तराखंड, इन द विसिनिटी ऑफ उत्तराखंड इज नॉट करेक्ट। तो ये तो तय हो गया कि ये रॉन्ग है। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन निकल गए, बिकॉज दे आर हैविंग वन एज अ रॉन्ग ऑप्शन, राइट। अब हम बात करते हैं नॉकरेक की। तो अगर हम नॉकरेक की बात करें, एनसीईआरटी में ही देखिए ये नॉकरेक मेंशन्ड है, एंड इट इज द पार्ट ऑफ ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ गारो हिल डिस्ट्रिक्ट इन मेघालय। तो ये मेघालय का पार्ट है, राइट, नॉकरेक। अब हम देखते हैं कि यहां पर नॉकरेक को मेंशन कहां किया गया है, एज अ पार्ट ऑफ सिक्किम हिमालयस। तो सी, अगर हम देखें तो नॉकरेक यहां होना चाहिए क्योंकि यहां पर गारो हिल्स है, और ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये एरिया है सिक्किम का, ओके। तो दिस एरिया इज सिक्किम, बट नॉकरेक कहां है, इट्स गारो। सो सी कहां डिविएट किया है हमें, तो ऑब्वियस ही बात है ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो ऑटोमेटिक जब 3 गलत हो गया तो आपका जो ऑप्शन बच गया दैट इज बी। तो यहां पर हम देखते हैं कि एनसीईआरटी में जो मैप दिए गए हैं, अगर उसको भी थर्ली आप पढ़ते हो
तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से एग्जामिनेशन में कर ले जाओगे, क्योंकि एनसीईआरटीज में ये सब मेंशन्ड होते हैं कि ये हिमालयाज का लोकेशन कहाँ है, राइट। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट्स, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर जनरली नोन फॉर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के बारे में पूछा गया है। स्टेट्स कौन से हैं? आंध्रा, केरला, हिमाचल और त्रिपुरा, राइट। अब हम देखते हैं ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा गया है। अब देखिए यहां पे लिखा है मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर आसाम, के बाद वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, तो यहां पर हमें केरला मिलता है, राइट। देन हिमाचल प्रदेश, हमें यहां हिमाचल प्रदेश मिलता है। देन वी गॉट आंध्र प्रदेश एंड त्रिपुरा, तो ये त्रिपुरा भी हमें पर मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल 4 स्टेट्स। तो ये बिल्कुल डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही पूछा गया था। उसी तरीके से ये भी एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल है जिसको आप डायरेक्ट एनसीईआरटीज में यहां पर देख सकते हो। हमने लाइन से सेग्रीगेट किया हुआ है उस पर्टिकुलर पॉइंट्स को। तो दैट इज वाई इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप ज्योग्राफी की शुरुआत एनसीईआरटी से कीजिए, बिकॉज आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस भी मिलेंगे। अब हम एक मेंस के क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें एनसीईआरटी की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको हेल्प करेगी। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एशियंट इंडिया। तो यूपीएससी का मेंस में क्वेश्चन पूछने का स्टाइल चेंज हुआ है, जहां 2 सब्जेक्ट्स को को रिलेट करके भी पूछते हैं। तो अगर हमने एनसीईआरटीज पढ़ी है तो हम सिंपल से समझ सकते हैं कि किसी भी स्टैब्लिशमेंट को या किसी भी सेटलमेंट को होने के लिए 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एक है फिजिकल फीचर्स, फिजिकल फीचर्स यानी माउंटेन है, रिवर्स है, प्लेन एरिया है, किस तरह का एरिया है। सेकेंड, वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन ह्यूमन सेटलमेंट के लिए फेवरेबल है क्या, एक्सट्रीम वेदर तो नहीं है, जैसे कि एक्सट्रीम विंटर या एक्सट्रीम समर तो नहीं है। थर्ड, क्या वहाँ बिजनेस डेवलप करने के लिए या लाइवलीहुड के लिए नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अगर ये तीनों फैक्टर्स हैं तो वहाँ पर एक सेटलमेंट पॉसिबल है। अब इसी को हिस्ट्री से बस हमें कोरिलेट करना है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम मैप के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने एक हिस्टोरिकल मैप लिया है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो यहाँ पर देखिए ये माउंटेन रेंजेस हैं, तो जो उनको इन्वेजन से भी प्रोटेक्ट करती थी और ऊपर से जो कोल्ड करेंट्स आते हैं उनसे भी प्रोटेक्ट करती थी। सेकेंड, यहाँ पर रिवर्स हैं, राइट, यहाँ फॉरेस्ट थे, यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज जो उनको प्रोवाइड कर रहे थे, कोस्टल एरियाज थे जो उनको ट्रेड में हेल्प कर रहे थे। तो ऑल द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स वर हेल्पिंग टू हैव अ सस्टेनेबल इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इसीलिए ज्योग्राफी की प्रिपरेशन में शुरुआत एनसीईआरटी से करें। एक, हमें वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देगा। सेकेंड, हमारे फंडामेंटल्स में क्लैरिटी आएगी। और जो टर्म्स, जार्गन्स और डेफिनेशन है ये हम भली भांति आसान भाषा में समझ जाएंगे। और इसी सीरीज को आगे लेकर जाते हुए, दैट इज फॉरगेट रैंडम बुक्स, स्टार्ट विद दिस पार्ट 3 में हम लाएंगे पॉलिटी कि एज अ बिगनर फॉर यूपीएससी प्रेप आपको पॉलिटी की प्रिपरेशन किन बुक्स से करनी चाहिए। और अगर आप भी बिगनर हैं और यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस बेस्ड ऑन एकेडमिक, स्ट्रैटेजिक एंड माइंडसेट लाते रहेंगे। विशिंग ऑल द बेस्ट। थैंक यू।